अगर अभी तक आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो भाई पहले वो देख लीजिएगा, उसके बाद आपको ये वीडियो समझने में ना काफ़ी आसानी होने वाली है, जो कि आपको साइड में स्क्रीन पर दिख सकता है, हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन। आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो आपको समझने में आसानी होगी। लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको कार्ड में भी नजर आ जाएगा। जाके पहले ये वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन के बारे में और कुछ टॉपिक्स वहां पर रह गए थे जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक था बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में माइनिंग कैसे होती है। कॉइन मार्केट कैप की एक रिपोर्ट जो कि मार्च 2023 की है, उसके अकॉर्डिंग अभी तक दुनिया में 22 से 23 हज़ार के आसपास क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं, जिनके मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो वो 1.1 ट्रिलियन डॉलर है। मतलब आप देख रहे हो क्रिप्टो की मार्केट वर्ल्ड में कितनी बड़ी है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है और ये कैसे काम करती है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडर लकी। हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक डिजिटल करेंसी होती है, लेकिन डिजिटल करेंसी भी दो तरह की होती है। एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी, दूसरा डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी। अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? तो भाई क्रिप्टो करेंसी जो है ना वो डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है। तो फिर सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी क्या है? तो आपको पता होगा, अभी कुछ टाइम पहले आरबीआई ने डिजिटल रुपया लॉन्च किया था। वो एक डिजिटल करेंसी है, वो सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है। क्यों है वो सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी? क्योंकि उसको आरबीआई कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। मतलब एक ऐसी डिजिटल करेंसी जिसको सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकती हो या कोई पर्सन कंट्रोल कर सकता हो, उसको हम सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी बोलते हैं। वहीं इसके अपोजिट डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी, ये एक ऐसी करेंसी होती है जिसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, ना ही कोई पर्सन, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन, ना ही कोई सेंट्रल बैंक, ना ही कोई गवर्नमेंट। दोनों में सिंपल सा फर्क है, डिसेंट्रलाइज को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है और सेंट्रलाइज को कंट्रोल किया जा सकता है। तो भाई चलो सेंट्रलाइज का तो हमें समझ आता है, इसको कंट्रोल करेगी आरबीआई या फिर जो भी वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है या कोई गवर्नमेंट है। तो भाई डिसेंट्रलाइज को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो फिर ये कैसे काम करती है, इसको कैसे मैनेज किया जाता है? तो सिंपल सी चीज़ है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू काम करती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी में भी काम करती है और डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी में भी काम करती है। लेकिन यहां पर डिसेंट्रलाइज में कंट्रोल किस तरीके से नहीं होता है वो हम आगे चल के समझेंगे। सबसे पहले समझिएगा कि ब्लॉकचेन होता क्या है, उसके बाद हमें सीधा सीधा समझ में आ जाएगा डिसेंट्रलाइज कैसे मैनेज किया जाता है और कैसे काम करती है। तो ब्लॉकचेन क्या है? जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ब्लॉक प्लस चेन, मतलब काफी सारे ब्लॉक्स हैं, उनकी एक चेन बनी हुई है और ये ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्ट है। मतलब पहला ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट, दूसरा ब्लॉक तीसरे ब्लॉक से कनेक्ट, तीसरा ब्लॉक चौथे ब्लॉक से कनेक्ट, और ऐसे काफी सारे ब्लॉक्स हैं जो कनेक्ट है और एक चेन बना रहे हैं। इसी को हम ब्लॉक चेन कहते हैं। अब ये जो ब्लॉक होते हैं ना, ये सिंपल से ब्लॉक नहीं होते हैं। इन ब्लॉक में होता है डेटा, मतलब एक ब्लॉक में एक डेटा, दूसरे ब्लॉक में और दूसरा डेटा, तीसरे ब्लॉक में तीसरा डेटा, चौथे ब्लॉक में चौथा डेटा, और ये अलग अलग ब्लॉक जिनमें अलग अलग डेटा होते हैं, तो इनकी एक चेन बनती है। इसी को हम ब्लॉक चेन कहते हैं। मतलब ब्लॉक का अगर हम सीधी सीधी बात करें तो ये ब्लॉक का काम क्या होता है, इसमें डेटा होता है, इसीलिए हम ब्लॉक चेन को डेटा बेस भी बोलते हैं। तो देखो ये जो डेटा होता है ये इन ब्लॉक्स में सेव होता है और इनकी एक चेन बनती है, सीधी सीधी इसको हम ब्लॉक चेन बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं और सिंपल में समझाने की कोशिश करूं तो आपको पता होगा, आपके पास बैंक अकाउंट तो है ना, आप किसी भी बैंक में यूज करते हो, तो आपने किस लिए बैंक अकाउंट यूज किया? सिंपल सी चीज है भाई, आपको क्या है कि किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, किसी से रिसीव करने हैं। तो जैसे आप कहीं और दूर जगह से पैसा मंगा रहे हैं, अगर आप वाया कैश मंगाएंगे तो आपको पता है जाना पड़ेगा या कोई लेकर आएगा, लेकिन बैंक ने उसको काम को क्या कर दिया, सिंपल कर दिया। आपको वो पैसे ट्रांसफर करेगा, वो आपको यहीं बैठे बैठे आपके पास पैसा आ जाएगा। सिंपल से बैंक का काम है। अब आप क्या करोगे, मान लो आप बैंक में ट्रांसफर करते हो पैसा। अब वो जो ट्रांजैक्शन होती है ट्रांसफरिंग की, अब वो एक भी हो सकती है, दो भी, पांच भी, 10 भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है सारी, ये जो डेटा है, ये सेव कर रखना पड़ता है बैंक को। उसके लिए बैंक का एक अपना अलग सर्वर होता है और उस सर्वर पर वो सारा बैंक का डेटा सेव होता है। उसी सर्वर को हम बैंक का डेटाबेस बोलते हैं। अब मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू आपने एक साल के अंदर अंदर 100 ट्रांजैक्शन की। अब आपको उस 100 ट्रांजैक्शन का डेटा चाहिए तो आप क्या करेंगे, या तो आप बैंक में जाकर अपनी पासबुक जो
है वो प्रिंट कराएंगे, वहाँ पर आपको डेटा मिल जाएगा। या फिर आप अपनी हिस्ट्री देख सकते हैं ऑनलाइन, तो आपको देखेंगे कि कहीं ना कहीं बैंक ने अपने सर्वर पर आपका सारा ट्रांजैक्शन का डेटा सेव कर रखा है, चाहे वो 1 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, चाहे 10 साल का हो। आपने जब से भी बैंक अकाउंट ओपन किया तब से लेके अब तक का सारा डेटा अवेलेबल है। मतलब बैंक का एक सर्वर है, उस पर आपका ट्रांजैक्शन का सारा डेटा अवेलेबल है, जिसे आप कभी भी देख सकते हो। तो बैंक का जो सर्वर है वो डेटाबेस का काम करता है। ऐसी क्रिप्टो करेंसी के लिए ब्लॉकचेन जो है वो डेटाबेस का काम करता है। आप जितनी भी क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है, बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो सारा का सारा डेटा जो है वो ब्लॉकचेन में जाके सेव होता है। तो ब्लॉकचेन क्या हो गया? उसका सर्वर हो गया क्रिप्टो करेंसी का, इसी को हम डेटाबेस बोलते हैं। सिंपल सी चीज समझ आ गई। बैंक का अपना सर्वर होता है, क्रिप्टो का जो सर्वर होता है वो ब्लॉकचेन होता है। यही ब्लॉकचेन होता है, सिंपल सा। लेकिन इनमें फर्क बहुत बड़ा है। फर्क क्या है? बैंक का भाई अपना सर्वर है, बैंक के कंट्रोल में है, तो अगर वो चाहे तो किसी भी ट्रांजैक्शन को हटा भी सकता है, चेंज भी कर सकता है, क्योंकि बैंक के हाथ में है। लेकिन ब्लॉकचेन के केस में बिल्कुल अलग है। अगर ब्लॉकचेन में कोई एक बार डेटा डाल दिया गया या सेव कर लिया गया, तो ना तो उसको चेंज किया जा सकता है, ना ही उसको कभी हटाया जा सकता है। एक बार अगर ब्लॉकचेन में डेटा सेव हो गया तो वो हमेशा रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। बस यही सिंपल सी चीज़ है। क्योंकि ब्लॉकचेन किसी के अंडर में काम नहीं करता है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। पर्सनल सर्वर बैंक के अपने होते हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है, बट ब्लॉकचेन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसीलिए यहाँ पर डेटा परमानेंट रहता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ब्लॉकचेन तो हमको समझ आ गया। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करती है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्रिप्टो करेंसी जो वो एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है। अब चाहे सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी हो या फिर डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी हो, डेटा तो दोनों का ही सेव होना है और वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सेव होता है। अब यहाँ पर ब्लॉकचेन का बारे में समझते ही ना हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे ब्लॉकचेन बनती कैसे है, एक ब्लॉकचेन में कितने ट्रांजैक्शन सेव हो सकते हैं, एक ब्लॉकचेन की लिमिट कितनी होती है, एक ब्लॉकचेन में डेटा कितना सेव होता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमारे माइंड में आते हैं। तो देखो, वैसे तो अलग अलग क्रिप्टो में अलग अलग तरह के डेटा सेव हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम यहाँ पर बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, क्योंकि बिटकॉइन एक तो सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है और सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। तो ऑलमोस्ट बिटकॉइन का डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अगर हम अलग अलग क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो के बारे में आपको इतनी शायद इन्फॉर्मेशन ना मिले, बट बिटकॉइन की इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से अवेलेबल हो जाती है। तो बिटकॉइन का कुछ डेटा हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। बिटकॉइन का जो एक ब्लॉक होता है उसकी लिमिट ऑलमोस्ट 1 MB होती है, यानी कि 1 मेगाबाइट। और वहीं पर अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करें तो बिटकॉइन के एक ब्लॉक में ऑलमोस्ट 2000 ट्रांजैक्शन का डेटा सेव होता है। साथ ही में बिटकॉइन में पर सेकंड 7 ट्रांजैक्शन होती हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का जो ब्लॉक होता है उसकी कितना डेटा होता है, उसमें कितने ट्रांजैक्शन लिमिट होती है। ऑलमोस्ट बिटकॉइन के बराबरी लगभग सभी जो क्रिप्टो हैं उनमें उनका ब्लॉक भी सेम ही रहता है, 1 MB के आसपास, और ट्रांजैक्शन का जो डेटा है वो भी लगभग इतना ही सेव होता है। अब बिटकॉइन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है ये समझना है, तो उसके लिए हमें पहले समझना होगा कि क्रिप्टो माइनिंग क्या होती है। क्योंकि क्रिप्टो माइनिंग को अगर हम समझ लेंगे तो बिटकॉइन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है इसको समझने में हमारे लिए बहुत आसानी होने वाली है। माइनिंग, जैसा कि नाम सुनते ही पता चलता है, जैसे हीरा, सोना या फिर कोयला, इनकी खदान होती है, वहां पर खुदाई करते हैं, उसके बदले हमें क्या मिलता है, उस खुदाई में हमें सोना, हीरा या कोयला मिलता है, उसी को हम माइनिंग कहते हैं। लेकिन क्रिप्टो में माइनिंग का केस जो है वो थोड़ा सा अलग है। कैसे? भाई, क्रिप्टो में माइनिंग करना कोई आसान काम नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो में माइनिंग करने के लिए आपको बहुत सारे हैवी इक्विपमेंट चाहिए। अब वो इक्विपमेंट कौन कौन से हैं इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिएगा कि हमें बिटकॉइन में माइनिंग करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर से मतलब सिर्फ स्क्रीन बड़ा हो जाना नहीं, हाई प्रोसेसिंग, हाई मदरबोर्ड, या फिर अगर हम बात करें तो उसमें ग्राफिक्स हाई होने चाहिए, स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ें जितनी ज़्यादा होंगी, जितनी अच्छी क्वालिटी की होंगी, उतनी ज़्यादा हमारी माइनिंग स्पीड बढ़ेगी। तो सुपर कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बिटकॉइन में माइनिंग या फिर किसी भी क्रिप्टो में माइनिंग करने की सोच रहे हैं, बड़े लेवल की क्रिप्टो। ठीक है, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, कुछ छोटी क्रिप्टो भी होती है। तो यहाँ पर आपको एक सुपर कंप्यूटर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है 20 आवर इलेक्ट्रिसिटी। 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आपके पास होनी चाहिए। माइनिंग के दौरान इलेक्ट्रिसिटी कट नहीं होना चाहिए। 24 घंटे बिजली चाहिए ही चाहिए अगर आपको
क्रिप्टो या बिटकॉइन में माइनिंग करनी है। तीसरा, हाई स्पीड इंटरनेट। इंटरनेट की स्पीड बिल्कुल भी स्लो नहीं होनी चाहिए। माइनिंग कर रहे हो आप, माइनिंग की स्पीड के लिए इंटरनेट की स्पीड भी मायने रखती है। तो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड इंटरनेट और विदाउट कट, ठीक है, इंटरनेट होना ही चाहिए और उसमें कोई कट नहीं होना चाहिए, लगातार चाहिए, कंटिन्यू और 24 घंटे चाहिए और हाई स्पीड होना चाहिए। और चौथा है बिटकॉइन माइनिंग सॉफ्टवेयर। वैसे तो देखो बिटकॉइन माइनिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, कुछ तो पेड भी हैं और आपको फ्री भी बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। और पांचवा है कोल्ड स्टोरेज या कोल्ड रूम। देखो जब आप एक सुपर कंप्यूटर लगाएंगे किसी भी स्पेस पर और इतना हाई प्रोसेसिंग सिस्टम होगा, तो वहाँ पर बिटकॉइन माइनिंग होगी, तो वहाँ पर हीटिंग की प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज़्यादा हीटिंग एरिया होगा। तो उस स्टोरेज को कोल्ड रखने के लिए, उस प्लेस को कोल्ड रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ उसमें इंतजाम करना पड़ेगा, जिससे कि वहाँ पर ज़्यादा हीटिंग प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, क्योंकि ये सुपर कंप्यूटर यूज़ करने में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो वहाँ पर उसको थोड़ा सा, उस प्लेस को थोड़ा ठंडा रखने के लिए कुछ ना कुछ आपके इंतजाम होने चाहिए। तो बिटकॉइन माइनिंग के लिए 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, दूसरा 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा हाई स्पीड इंटरनेट, चौथा माइनिंग सॉफ्टवेयर और पांचवा कोल्ड प्लेस या कोल्ड स्टोरेज, रूम को ठंडा करने के लिए। अगर आप ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट कर सकते हैं पूरी, तो बिल्कुल आप बिटकॉइन में माइनिंग कर सकते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपको क्रिप्टो या बिटकॉइन में माइनिंग करनी चाहिए या नहीं? अगर आप ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं तो बिल्कुल आप क्रिप्टो में माइनिंग कर सकते हैं। पहले देखो क्या होता था, क्रिप्टो में माइनिंग के लिए हम नॉर्मल सिस्टम जो होता था हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप, उसके थ्रू भी कर सकते थे, क्योंकि पहले कंपटीशन तो था नहीं, पहले जो क्रिप्टो थी वो इतनी पॉपुलर भी नहीं थी। लेकिन आज के टाइम में ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो अब ये नॉर्मल कंप्यूटर के थ्रू हो नहीं सकती है, क्योंकि मार्केट में ना अगर आप देखेंगे जो माइनर्स है, एक तो बहुत पुराने, जिनको काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस है और बहुत एक्सपर्ट लेवल वाले माइनर्स अवेलेबल हैं, तो इसलिए आज के टाइम में थोड़ा सा मुश्किल है। इसी के लिए ये सारी रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी है। अब अगर आप ये रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं और इन रिक्वायरमेंट को पूरी करने में कितना खर्चा आता है वो आप कैलकुलेशन कर लेना। अगर आप उतना खर्चा कर सकते हैं तो बिल्कुल आप माइनिंग कर सकते हैं। लेकिन ज़रा रुकिएगा एक मिनट, यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इवन छोटी नहीं बड़ी प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। भाई क्रिप्टो में माइनिंग करना ना इतना आसान नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑलरेडी माइनर्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत एक्सपर्ट जो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, पुराने माइनर्स हैं, तो उनके कंपटीशन में आप माइनिंग करेंगे, उसको सीखना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे ही बिना सीखे स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ पर सिर्फ पैसे का अपना बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। टाइम, पैसा, साथ में जो भी इलेक्ट्रिसिटी या जो भी आप सिस्टम बना रहे हैं वो सब आपका वेस्ट है। तो इसलिए अगर आप माइनिंग करने की प्लान कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में अच्छे से सोच लेना, उसके बाद माइनिंग करने की सोचना। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि क्रिप्टो माइनिंग क्या है और इसको करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी भी है, माइनिंग कैसे होती है भाई? क्रिप्टो माइनिंग होती कैसे है? इसको भी एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। वही बैंक वाला एग्जाम्पल, आप एक बैंक में अपना अकाउंट ओपन किए हैं, किस लिए किए हैं? जाहिर सी बात है ट्रांजैक्शन वगैरह हो, क्योंकि बैंक का क्या काम होता है, अभी मुझे को बहुत दूर पर्सन है कोई, उससे मुझे पैसा मंगाना है या मुझे से पैसा ट्रांसफ़र करना है। अब मैं कैश करूंगा तो जाना पड़ेगा मुझे या फिर उसको आना पड़ेगा जिसको मुझे पैसा भेजना है। लेकिन बैंकिंग के थ्रू बहुत सिंपल है, मैं यहीं से पैसे ट्रांसफ़र करूंगा, सेंड करूंगा, सामने वाले को रिसीव हो जाएंगे। तो मतलब मैं पैसे भेज रहा हूँ तो मैं क्या हुआ, मैं सेंडर हुआ। पहला, मैं सेंडर हूँ, मैंने पैसा सेंड किया। दूसरा पर्सन है रिसीवर, जो पैसा रिसीव करेगा। अब अगर मैं यहाँ से पैसा सेंड करता हूँ, दूसरा पर्सन रिसीव करता है, तो इनके बीच में कौन है? बैंक, यानी कि वही जो बैंक अप्रूवल वगैरह करता है, जो सारा ट्रांजैक्शन बैंक के बीच होता है। तो जब मैं पैसा ट्रांसफ़र करूँगा और ये रिसीवर तक पहुँचेगा, रिसीवर तक जब तक पैसा नहीं पहुँच सकता है जब तक हम दोनों के बीच में जो बैंक है वो इस ट्रांजैक्शन को अप्रूवल नहीं दे देता है। जैसे मैंने यहाँ से पैसा ट्रांसफ़र किया, वो जो मेरा पैसा ट्रांसफ़र हुआ ये डिटेल आई बैंक के पास, बैंक ने उसको वैलिडेट किया, उसको अप्रूव किया और उसके बाद वो बैंक से पैसा गया तीसरे पर्सन रिसीवर के पास। तो यहाँ पर मेन काम किसका हुआ? बैंक का। अगर बैंक अप्रूव नहीं करेगा तो सेंडर का पैसा रिसीवर के पास जाएगा ही नहीं। मैं अब सेंड भले ही कितना करता हूँ, लेकिन अगर बैंक ने अप्रूव नहीं किया तो वो दूसरे पर्सन के पास पैसा जाएगा ही नहीं, तो फिर तो बेकार है सिस्टम, है ना। ये पूरा प्रोसेस क्या होता है? यही बैंकिंग सिस्टम होता है।
अब सेम अगर हम बैंक को यहां से हटा दें और यहां पर माइनर को लगा दें, क्रिप्टो माइनर्स जो होते हैं जो माइनिंग करते हैं, सेम यही काम माइनर्स का होता है। जैसे कोई कॉइन सेल किया गया यहां से और दूसरे पर्सन ने बाय किया, तो इसके बीच में जो ट्रांजैक्शन होगी ना, वो ट्रांजैक्शन का काम करता है माइनर, क्रिप्टो माइनर। जो भी मैंने यहां से सेल किया और उसको यहाँ पर जो दूसरा बाय करेगा, उसके बीच जो ट्रांजैक्शन है उसका सारा अप्रूवल जो देता है वो देता है माइनर, क्रिप्टो माइनर। जब तक ये क्रिप्टो माइनर अप्रूवल नहीं देगा, पूरा ट्रांजैक्शन डेटा सेव नहीं करेगा, तब तक भाई दूसरा पर्सन बाय नहीं कर सकता है और ये पर्सन सेल नहीं कर सकता है। इसका मतलब माइनर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रिप्टो करेंसी के। अगर क्रिप्टो करेंसी में माइनर ही नहीं होंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे मेन रोल जो रोल अदा करते हैं वो करते हैं माइनर्स। लेकिन वहीं बैंकिंग के और माइनर्स के केस में अगर हम डिफरेंस देखें तो बैंक क्या करता है, मैंने पैसा ट्रांसफर किया, दूसरे पर्सन ने रिसीव किया, उसके बीच में बैंक ने वैलिडेट किया, तो बैंक उसके लिए मुझसे चार्ज लेगा और जो रिसीवर है उससे भी चार्ज लेगा। मतलब बैंक हमसे चार्ज लेगा इस ट्रांसफर के लिए जो प्रोसेस किया है, क्योंकि बैंक ट्रांसफर कर रहा है, बैंकिंग के प्लेटफॉर्म से हम यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन अगर माइनिंग की अगर हम बात करें तो माइनर्स जो होते हैं वो जो हमने सेल किया और दूसरे ने रिसीव किया, उसके बीच जो ट्रांजैक्शन हुई उसके लिए माइनर कोई चार्ज नहीं लेता है। भाई बैंक तो चलो समझ में आता है, बैंक ने तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन चार्ज ले लिया, वो तो ऐसे कमा रहा है। तो फिर माइनर्स कैसे कमा रहे हैं भाई? ना तो वो सेलर से पैसे ले रहा है, चार्ज ले रहा है ट्रांसफरिंग का डेटा को जो सेव कर रहा है उसको करने के, और ना ही बायर से। तो फिर ये पैसा कैसे कमा रहा है? यही पूरा प्रोसेस होता है माइनिंग का। ट्रांसफर जो होता है ना डेटा सारा, जो भी हमारा कॉइन ट्रांसफर हो रहा है, माइनर जो है उसको पूरे डेटा को ब्लॉक में सेव करते हैं। वही ब्लॉक में सेव करने के बदले उनको कुछ क्रिप्टो या कुछ कॉइन मिलते हैं और वो क्रिप्टो और कॉइन उनके रिवॉर्ड होते हैं और वही उनकी ट्रांजैक्शन फीस होती है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। माइनिंग तो आपको समझ में आ गई ना, बिल्कुल सिंपल सी चीज है भाई। जो बायर और सेलर के बीच जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उस ट्रांजैक्शन को एक ब्लॉक में सेव करता है माइनर, और उस सेव करने के लिए उसको कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं, या उसको ट्रांजैक्शन फीस भी बोल सकते हैं, क्रिप्टो के रूप में मिलती है, बिटकॉइन के रूप में या किसी और कॉइन के रूप में। वो ही माइनिंग, एक पूरा माइनिंग प्रोसेस कहलाता है। अब ये सिंपल सी चीज हो गई, माइनिंग हमें समझ में आ गया, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना बहुत आसान है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझिएगा। अब मैंने एक कॉइन को सेल किया, दूसरे पर्सन ने उसको बाय किया, यानी कि ये एक ट्रांजैक्शन हुआ। इस ट्रांजैक्शन को माइनर ने एक ब्लॉक में सेव किया इस डेटा को। एक ब्लॉक की ऑलमोस्ट कैपेसिटी कितनी है, मैंने भी आपको बताया था, 2000 ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में हो जाते हैं, 1 MB का उसकी लिमिट होती है। अब माइनर ने अलग अलग जो जिन्होंने सेल किया, किसी ने बाय किया, ये सारे ट्रांजैक्शन जमा किए, एक एक ट्रांजैक्शन उसमें सेव करता गया, किसमें? ब्लॉक में। और ये जो प्रोसेस होता है ना ब्लॉक में सेव करने का, ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, सेकंडों के हिसाब से होता है। एक सेकंड में कई कई हजार कैलकुलेशन हो जाती हैं। इसीलिए तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि रिक्वायरमेंट अगर आप देखेंगे माइनिंग की, उसके लिए एक सुपर कंप्यूटर चाहिए, हाई प्रोसेसिंग, क्योंकि वहां पर हमें सेकंडों के हिसाब से लाखों कैलकुलेशन करनी होती है, उसके लिए ये सब चीजें जरूरत पड़ती है। तो मान लो माइनर ने एक ब्लॉक में डेटा सेव करना स्टार्ट किया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑलमोस्ट बिटकॉइन के केस में 2000 ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में सेव होती है, क्योंकि इसकी लिमिट ही 1 MB की है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में जाना था। अब एक जो ब्लॉक है उसमें 2000 ट्रांजैक्शन हो गई कंप्लीट। अब इसमें और तो डेटा नहीं आएगा, और तो डेटा सेव नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी लिमिट ही 2000 ट्रांजैक्शन की है। तो जैसे ही ये एक ब्लॉक कंप्लीट होगा 2000 ट्रांजैक्शन का, उसके बाद इस ब्लॉक को क्लोज कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, और ठीक इसके बराबर में दूसरा ब्लॉक ओपन किया जाएगा, और इस ब्लॉक में फिर से नई ट्रांजैक्शन की जो डिटेल है वो फिल होनी स्टार्ट होंगी। और जैसे ये ट्रांजैक्शन इसमें 2000 कंप्लीट हो जाएंगी, तो इस ब्लॉक को भी बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा ब्लॉक बनेगा। तीसरे ब्लॉक में भी इसी तरीके से जो पहले प्रोसेस हुआ था, यहां पर भी ट्रांजैक्शन फिल होनी स्टार्ट होंगी, और यहां पर जब 2000 ट्रांजैक्शन या 1 MB कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर चौथा ब्लॉक बनेगा। और इसी तरीके से ब्लॉक में जैसी डेटा फिल होता रहेगा, ब्लॉक फुल हो जाएगा तो उस ब्लॉक को बंद करके नया ब्लॉक स्टार्ट होता रहेगा, और ऐसे कंटिन्यू ब्लॉक बनते 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 ब्लॉक की एक पूरी चेन बन जाएगी। और यही पूरी चेन बनना एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहलाता है। ये कौन बना करता है, पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कौन बनाता है? वो बनाता है माइनर। अब इसमें एक ट्विस्ट और है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्लॉक बन रहा है
और जब तक इसमें ट्रांजैक्शन होते रहते हैं तो नए नए ब्लॉक ऐड होते रहते हैं और ये जो चेन है ब्लॉक की ये अनलिमिटेड बनती चली जाती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है कितनी बड़ी है। तो यहाँ पर इसमें एक ट्विस्ट ये है, जैसे जैसे ब्लॉक बनते रहेंगे तो इन ब्लॉक का एक सीरियल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि ब्लॉक 1 पहला ब्लॉक, ब्लॉक 2 दूसरा ब्लॉक, ब्लॉक 3 तीसरा ब्लॉक, ब्लॉक 4 चौथा ब्लॉक। अब जैसे यहां पर ये ब्लॉक बनते जा रहे हैं, अब ब्लॉक 4 के बाद ब्लॉक 5 बनेगा। अब जैसे ही ब्लॉक 5 कंप्लीट होगा तो ब्लॉक 5 के कंप्लीट होते ही जो इससे पिछले वाले 4 ब्लॉक हैं या मान लो हजारों ब्लॉक हैं, उन सब के सीरियल नंबर चेंज हो जाएंगे यहां पर, क्योंकि इसको हैक करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। जैसे ही सीरियल नंबर चेंज होंगे तो उसके बाद नेक्स्ट 6 ब्लॉक बनना स्टार्ट होगा। जैसे ही 6 ब्लॉक बनेगा फिर जो उसके पीछे के ब्लॉक्स हैं उनके नंबर दोबारा चेंज हो जाएंगे। जैसे ही ब्लॉक 7 बनेगा दोबारा से जितने भी पीछे के ब्लॉक्स हैं सारे सबके नंबर दोबारा चेंज हो जाएंगे। मतलब हर एक नया ब्लॉक बनने पर पिछले जितने भी ब्लॉक हैं उनके सब सीरियल नंबर चेंज होते चले जाएंगे। इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हैक करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। वैसे तो क्रिप्टो के बारे में अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो भाई 1 घंटा तो छोड़ो 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन यहां पर सिर्फ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मतलब हैक क्यों नहीं किया जा सकता, क्यों कोई हैक नहीं कर पाता है। ये सब चीजें जानना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं और भी इस चीज के बारे में जानकारी तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं कोशिश करूंगा कमेंट में आपको रिप्लाई करने की। अब एक बात तो है, अगर आप वीडियो में यहां तक आ गए हैं तो वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसके लिए वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और चाहे तो इस तरह की वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहेंगी, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वैसे तो आज के टाइम में दुनिया में लगभग 22-23 हज़ार क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसी हैं जो मतलब जिस प्राइस पे थी उसी प्राइस पर है, मतलब कोई मूवमेंट उनमें देखने को नहीं मिला है। अब हर कोई बिटकॉइन थोड़ी बन सकता है। अब बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसी ऐसी भी हैं जिनको जो क्रिप्टो जिन्होंने बनाई है वो फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देखिएगा, मे बी अगर आप क्रिप्टो मार्केट में जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा बहुत सारी क्रिप्टो आपको फ्री में मिलती हैं। अगर आपको पता हो तो जो दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी बिटकॉइन, उसको भी स्टार्टिंग में ऐसे ही किया गया था। कैसे? आपको याद होगा लास्ट वीडियो यानी कि हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन, उसमें जो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है अगर आपने नहीं देखी जाके देखिएगा, मैंने डिस्कस किया था 2010 में जो सतोशी नाकामोटो है उन्होंने एंडरसन को बिटकॉइन की पूरी कमान सौंपी थी। तब एंडरसन ने पता है क्या किया था, एक बिटकॉइन फ्यूसेट या ऐसा ही कुछ नाम, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, आप गूगल करके देख सकते हैं, ऐसा ही कुछ एक वॉलेट बनाया था। और उसमें क्या था, उन्होंने क्या किया कि कुछ टास्क दिए और उस टास्क को कंप्लीट जो भी करता था उसके बदले वो उनको फ्री में बिटकॉइन देते थे। मतलब वो 2010 में बिटकॉइन को फ्री में बांटा गया है। काश उस टाइम हम भी ले लेते भाई 1-2 बिटकॉइन। आज की डेट में $28,000 वैल्यू है और इवन आने वाले टाइम में तो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन आज के टाइम में भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी फ्री में अवेलेबल है। अब वो चलेंगी या नहीं चलेगी वो तो टाइम बताएगा। वैसे तो क्रिप्टो करेंसी 4 तरह की होती है, जिसमें सबसे पहली है पेमेंट क्रिप्टो करेंसी, दूसरी है टोकन, तीसरा है स्टेबल कॉइन्स, चौथा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो डिजिटल रुपया। क्रिप्टो करेंसी के जो 4 टाइप्स हैं इनके ऊपर मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी है और आधा घंटा और खींच जाएगी, तो इसीलिए ये थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा, वो आप मुझे कमेंट करके बता देना। बट अभी इसमें हम ये जो 4 टाइप्स की क्रिप्टो करेंसी हैं, कब बनी, कैसे, क्यों, ये सब चीजें हम अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे क्रिप्टो करेंसी के फायदे और नुकसान। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के फायदे या एडवांटेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। सबसे पहला एडवांटेज क्रिप्टो करेंसी का है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्यों है? क्योंकि भाई जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको कोई गवर्नमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्सन या कोई सेंट्रल बैंक कोई कंट्रोल ही नहीं करता है। तो इसके डेटा को कोई हाइड भी नहीं कर सकता है। जब कोई कंट्रोल नहीं करता है तो भाई जो डेटा एक बार डल गया तो वो हर किसी के लिए अवेलेबल है। अब उसको ना तो हटाया जा सकता है ना उसको चेंज किया जा सकता है, तो इसको हाइड भी नहीं किया जा सकता है। तो बिल्कुल सिंपल सी ट्रांसपेरेंसी है, जो डेटा है वो है, उसको छिपाया नहीं जा सकता है। दूसरा है ट्रांजैक्शन चार्ज 0। मैंने आपको माइनर के केस में आपको बताया था ना, जब एक बायर और एक सेलर होता है,
एक ने क्रिप्टो करेंसी को सेल किया, दूसरे ने बाय किया, तो उसमें कोई चार्ज जो माइनर होता है, जो ट्रांजैक्शन करता है, वो कोई चार्ज नहीं लेता है। या तो ऑलमोस्ट ये जो ट्रांजैक्शन चार्ज होते हैं ये जीरो होते हैं, या फिर बिल्कुल मिनिमम होते हैं, बिल्कुल मिनिमल चार्ज होते हैं इसके। और सबसे अच्छी बात, आप ये नहीं कि आप इसे पर्टिकुलर कंट्री में यूज कर सकते हैं, आप इसको वर्ल्ड वाइड कहीं भी ट्रांसफर करो अपनी क्रिप्टो को, उसके लिए आपको चार्ज ऑलमोस्ट जीरो ही होते हैं। तो चार्ज के मामले में तो भाई बहुत कमाल है, यहां पर कोई चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। तीसरा आता है लिमिटेड सप्लाई। अब देखो, आपको, मुझे नहीं पता आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी या नहीं देखी, इस पार्ट फर्स्ट इस वीडियो का हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन, वहां पर जाकर देखना, मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। जो बिटकॉइन है उसकी लिमिट है 21 मिलियन, और 19 मिलियन ऑलमोस्ट माइंड हो चुके हैं, 2 मिलियन अभी भी बाकी हैं। अब यहां पर चूंकि इसकी एक सप्लाई जो है वो लिमिटेड है 21 मिलियन की, तो जिस चीज की सप्लाई लिमिटेड होती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, उसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ता है। तो जैसे जैसे बिटकॉइन के केस में अगर हम बात करें, तो जितनी इसकी सप्लाई कम होती जाएगी, इसका प्राइस उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो फ्यूचर के हिसाब से इसमें प्राइस बढ़ने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। चौथा पॉइंट है सेफ्टी। ये भी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जब हमने डिटेल में जाना है। भाई सीरियल नंबर वाला मैटर मैंने आपको बताया था ना, जैसे नए ब्लॉक ऐड होते चले जाएंगे तो जो इसके पीछे के जो ब्लॉक है उनके जो सीरियल नंबर है वो भी चेंज होते हैं। अब अगर आप कोई इसको हैक भी करना चाहेगा ना, तो मान लो एक ब्लॉक हैक कर रहा है, अब ये ब्लॉक जो है पीछे के सारे ब्लॉक से कनेक्ट है। अब इस ब्लॉक को हैक करने के लिए उनको, जो हैकर्स है, उनको इससे पीछे वाले ब्लॉक भी हैक करने पड़ेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे ये ब्लॉक अगर आप इसको हैक कर भी लेता है कोई, तो वो पीछे के ब्लॉक को हैक करने की कोशिश करेगा, तो जैसे ही नया ब्लॉक बनेगा तो पीछे वाले ब्लॉक के सारे सीरियल नंबर चेंज हो जाएंगे। तो भाई हैकिंग करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, हैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पांचवा पॉइंट है एसेसिबिलिटी, यानी कि अगर आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसी को आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के यूज कर सकते हो, बस आपको चाहिए एक इंटरनेट। अगर आपके पास इंटरनेट है, आप कहीं भी बैठो दुनिया के कोने में, आप वहीं से इसको यूज कर सकते हैं। बट वो एक अलग पॉइंट है, कुछ जो कंट्रीज हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, बट इसको यूज कहीं भी किया जा सकता है, कोई बाउंडिंग नहीं है। ये तो थे क्रिप्टो करेंसी के कुछ फायदे या एडवांटेज। अब हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के कुछ नुकसान भी होते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, जिसमें सबसे पहला डिसएडवांटेज जो है वो है थ्रेट ऑफ हैकिंग। थ्रेट ऑफ हैकिंग, हैकिंग का खतरा। अभी तो हमने थोड़ी देर पहले एडवांटेज ऑफ क्रिप्टो में जाना था कि सेफ है ये, यहां पर कोई हैक नहीं कर सकता है, और अभी मैं बता रहा हूं कि थ्रेट ऑफ हैकिंग, यहां पर हैकिंग का खतरा है। उसके पीछे रीजन है कि भाई क्रिप्टो को तो हैक नहीं किया जा सकता, ये तो बात ठीक है क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है ये, लेकिन क्रिप्टो वैलेट को हैक किया जा सकता है। मान लो अगर आपने, जाहिर सी बात है, जब आप क्रिप्टो बाय करेंगे तो आप एक क्रिप्टो वैलेट के थ्रू ही करेंगे, और क्रिप्टो वैलेट के थ्रू आप किसी भी कॉइन को बाय कर रहे हैं, किसी भी क्रिप्टो को बाय कर रहे हैं, तो वो पूरा डेटा जो है वो क्रिप्टो वैलेट के अंदर रहता है आप। और अगर किसी ने उस क्रिप्टो वैलेट को ही हैक कर लिया तो भाई प्रॉब्लम क्या होगी कि उस क्रिप्टो वैलेट को हैक करके उसने आपके क्रिप्टो को सेल कर दिया, और जैसे क्रिप्टो को सेल किया जाएगा ना, तो भाई उसके बाद ना आप उस क्रिप्टो को वापस ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एक बार अगर उस पर कोई डेटा डल गया, कोई ट्रांसफर डेटा उस पर ब्लॉक में सेव हो गया कि भाई ये ट्रांजैक्शन हो चुका है, तो बस अब वो हो चुका है, ना तो उसको बदला जाएगा ना उसको हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो क्रिप्टो वैलेट है उनको हैक करना हैकर के लिए बहुत आसान है, और ऐसे कुछ केसेस पिछले कुछ टाइम में हुए भी हैं। आप चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं। एक तो अभी रिसेंटली कही है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, शायद कुछ फेडेक्स या रेडेक्स कुछ ऐसे करके था, अभी उसमें प्रॉब्लम हुई थी, तो काफ़ी सारे लोगों का बहुत बड़ा लॉस हुआ था। तो यहाँ पर क्रिप्टो में नुकसान नहीं है, क्रिप्टो वैलेट में प्रॉब्लम है। तो अगर आप क्रिप्टो वैलेट चुन रहे हैं तो सोच समझ के चुनिएगा। दूसरा डिसएडवांटेज है वो है वॉलेटिलिटी। ये भी मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था बिटकॉइन के केस में। भाई बिटकॉइन के अगर हम हाई की बात करें, नवंबर 2021 में $65,000 था, और आज के टाइम में $28,000 है। तो आप देख रहे हैं 65 से 28, आधे से भी कम हो गया है। तो इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, और वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो आप समझो कितना ज़्यादा रिस्क है। तो ये वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी सारे लोगों का बहुत बड़ा लॉस होता है। इवन अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो शायद आपको प्रॉफिट हो, क्योंकि लंबे समय में बिटकॉइन की अभी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो क्रिप्टो में, और सिर्फ बिटकॉइन के केस में नहीं, क्रिप्टो आप कुछ भी उठा के देख लो, उनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलती है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़े लॉस भी हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है क्रिप्टो का।
तीसरा जो डिसएडवांटेज है क्रिप्टो का वो है रॉन्ग ट्रांजैक्शन, नो सर्विस फॉर रिफंड। मैंने आपको ये फर्स्ट डिसएडवांटेज में ही डिस्कस कर दिया है। अगर एक बार डेटा ब्लॉक में चला गया तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। अगर आपने गलती से कोई क्रिप्टो को सेंड कर दिया है, किसी को ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है, गलत वैलेट पे, तो भाई वो अब उसके वैलेट में जाएगा, उसको आप वापस नहीं ले सकते हैं, किसी कीमत पे नहीं ले सकते हैं। एक बार चला गया तो चला गया, उसके लिए आप ना तो कुछ भी कोई कंप्लेन कर सकते हैं। किसको करेंगे कंप्लेन? ये एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है। सेंट्रलाइज्ड करेंसी है, अगर सेंट्रलाइज्ड करेंसी है तो भी फिर ठीक है, एक बार को आप कंप्लेन करके उसको वापस ले सकते हैं। बट क्रिप्टो के केस में ज़्यादातर डिसेंट्रलाइज है, तो भाई फिर आप उसको वापस नहीं ले सकते। एक बार गया तो गया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और यही इसका बड़ा डिसएडवांटेज है। तो अगर आप किसी को ट्रांसफर करते हैं अपनी क्रिप्टो, तो आपको बहुत सोच समझ के सही तरीके से सही अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। गलत एक बार हो गया ना तो फिर गया, कोई चांस नहीं है, नहीं मिलेगा आपको वापस क्रिप्टो। चौथा पॉइंट है लिमिटेड एक्सेप्टेंस। पेमेंट के केस में अगर आप क्रिप्टो को देखेंगे तो बहुत कम देश हैं जो एज ए पेमेंट यूज करते हैं क्रिप्टो को। और इंडिया की बात करें तो यहाँ पर तो एज ए पेमेंट मोड क्रिप्टो यूज भी नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ कंट्रीज में अलाउ भी है बट हर जगह नहीं है और वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर हम पेमेंट एज ए पेमेंट देखें तो अभी भी क्रिप्टो करेंसी का पेमेंट मोड जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और मुझे लगता है कि शायद इंडिया में तो आने वाले टाइम में भी इसको एज ए पेमेंट मोड परमिशन भी ना मिले। तो यहाँ पर ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें, बट ये इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि हम एज ए बिटकॉइन या एज ए किसी और क्रिप्टो से हम पेमेंट करते भी नहीं है, बट फिर भी नेगेटिव पॉइंट है। और पांच और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो नेगेटिव पॉइंट है या हम डिसएडवांटेज कह सकते हैं, वो है लैक ऑफ रूल। क्रिप्टो के केस में रूल्स की बहुत ज़्यादा कमी है। इवन अभी कुछ टाइम पहले ही अगर आप देखेंगे इंडिया में नए रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिप्टो से रिलेटेड लगाए गए थे, बट वो सिर्फ टैक्स वगैरह पे लगाए गए थे, बट उसको कंट्रोल तो किया नहीं जा सकता और उसके ऊपर रूल्स कोई अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि ये तो डिसेंट्रलाइज है, किसी के कंट्रोल में है ही नहीं। तो यहाँ पर लैक ऑफ रूल्स जो है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मैं देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया क्रिप्टो के केस में ट्रांजैक्शन चार्ज 0 होता है और लिमिटेशन भी नहीं है कि भाई आप इस कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं कर सकते। दुनिया में आप कहीं भी क्रिप्टो ट्रांसफर करो एज ए पेमेंट आप क्रिप्टो के थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, जो गैर कानूनी काम होते हैं उनके लिए क्रिप्टो को यूज़ करना ना बहुत सिंपल हो जाता है। ना तो गवर्नमेंट जो क्रिप्टो ट्रांजैक्शन होती है उसके थ्रू उसको पकड़ सकती है किसी को, क्योंकि डेटा जो है वो ट्रांसपेरेंट तो रहता है लेकिन उसके बारे में ये तो नहीं पता चलता ना भाई। अभी अगर हम बात करें, कई करोड़ ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, करोड़ नहीं बल्कि करोड़ों से भी ज़्यादा, अरबों ट्रांजैक्शन हो चुके हैं बिटकॉइन के केस में। अब कहाँ अरबों ट्रांजैक्शन में आप एक ट्रांजैक्शन को ढूंढ पाएंगे, है ना? कंट्रोल में तो है नहीं कि आपने एक रिसर्च किया और आपके सामने पूरी डिटेल आ गई, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए गैर कानूनी काम के लिए भी क्रिप्टो का यूज़ किया जाता है। यही लैक ऑफ रूल्स, यहाँ पर रूल्स की बहुत ज़्यादा कमी है, ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है और मुझे लगता है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो यही है। और जो इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए गए कहीं ना कहीं ठीक ही लगाए गए हैं क्रिप्टो को लेकर, ताकि टैक्स की वजह से लोग इसका कम से कम इस्तेमाल करें एज ए पेमेंट। हाँ, बस थोड़ा सा ट्रेडिंग करने वालों के लिए प्रॉब्लम हो गई, बट कोई बात नहीं, ट्रेडिंग के लिए अपनी स्टॉक मार्केट है भाई, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स है, तो बहुत कुछ है। लेकिन हाँ, क्रिप्टो के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ गई है, बट ये करना भी ज़रूरी था। तो ये क्रिप्टो के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान थे। अब देखो, कोई भी चीज़ है उसके फ़ायदे भी होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं। तो ऐसे ही क्रिप्टो के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप चाहें तो क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैंने जो भी लास्ट वीडियो में पार्ट छोड़े थे, जिनके बारे में मैंने बोला था आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो सारे के सारे इसमें कवर कर लिए हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें थी कवर करने की, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया भाई 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे क्रिप्टो के बारे में अगर मैं बताने पे आऊँगा। तो एक लिमिटेड मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है, उसके बाद भी ये वीडियो इतनी लंबी हो गई है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने 4 टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी बताए हैं, अगर आप उनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कॉमेंट कर देना। और इस तरह की वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्यूचर में आपको इस तरह की वीडियोज़ एवरी वीक रात को 8 बजे मिलती है। और अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े रहना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट की न्यूज़ जानना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप चैनल सेक्शन में जाएंगे तो मेरा दूसरा चैनल नजर आएगा आपको, शॉर्ट ट्रेड, सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मेंबरशिप प्लान भी है, आप चाहें तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप प्लान भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हर महीने हम 5, 10, 15, 20% तक का प्रॉफिट बनाते हैं। तो आप शॉर्ट ट्रेड को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाके आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी
ज़रूर कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।